नमस्कार दोस्तों। संवाद में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे आसपास या हमारे दोस्तों के बीच, हमारे या कई बार अपने घरों में भी, कि तमाम लोग मोटापे से परेशान होते हैं। कुछ लोग अपने मोटापे को लेकर इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि मोटापे के कारण वो सुंदर नहीं दिख पा रहे होते हैं। कुछ लोग इसलिए परेशान होते हैं कि उनको डर होता है कि कहीं मोटापे की वजह से उन्हें कोई गंभीर बीमारी ना हो जाए। और उसको मोटापे को दूर करने के लिए वो तमाम तरह के तरीके अपनाते हैं जिससे उनका मोटापा कम हो सके। क्या खाएं, क्या पिएं, कब खाएं, कितना खाएं, इन सब सवालों को लेकर वो उलझे रहते हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन आज के समय में मोटापा एक वैश्विक समस्या बन के उभरा है। और इससे संसार के लगभग कोने कोने में लोग मोटापे से लेकर परेशान हैं। अभी हाल ही के लैंसेट के एक रिपोर्ट के अनुसार ये देखने को मिला कि भारत के 5 से 19 वर्ष के करीब 1 करोड़ 25 लाख बच्चे ऐसे हैं जो ओवरवेट के शिकार हैं। और 2022 में एक WHO के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का हर 8वां आदमी मोटापे से परेशान है। और करीब 43% जो वयस्क लोग हैं वो कहीं ना कहीं ओवरवेट जैसी समस्याओं से परेशान है। तो आज की चर्चा का विषय हमारा यही है। और आज की चर्चा में हमारे साथ हैं कुशाग्र यादव, जो कि मेरे मित्र भी हैं आईआईटी मद्रास में जब हम लोग हुआ करते थे। और ये उस समय बहुत ही मोटे थे, मतलब परेशान रहते थे अपने मोटापे को लेकर के। और उस चीज़ से कई तरह की समस्याएं झेलते थे, मैं खुद साक्षी रहा हूँ इसका। लेकिन ये अपने प्रयासों से आज आप लोग खुद भी देख सकते हैं कुशाग्र को कि खुद को कितना इन्होंने अपना वेट मैनेज कर लिया है। और मोटापे के टर्म में इन्होंने हेल्दी अपने आप को बनाया है। और तो इनसे हम लोग इनका अनुभव जानेंगे कि मोटापे के समय या किस तरह से परेशान थे जब ऐसा इनको लगता था कि ओवरवेट हैं। और जब उस समस्या से इनको निजात मिला है तो आज ये कैसा अनुभव करेंगे, इन सब चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे साथ बनारस के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर रवि सिंह हैं हम लोगों के साथ, जो कि बहुत ही मशहूर, जैसा कि मैंने बताया, चिकित्सक हैं वाराणसी में। इनसे भी हम लोग मोटापे के विभिन्न जो पहलू हैं कि उसके मोटापा है, क्या चीज़ होता है, इससे कैसे निजात पाया जा सकता है, और उससे जुड़ी हुई जो तमाम समस्याएं लोगों को देखने को मिलती हैं, उससे कैसे निजात पाया जा सकता है, उस चीज़ को लेकर के हम अपने दर्शकों को अवेयर करने का डॉक्टर रवि के थ्रू प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर रवि से हम लोग इस चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। डॉक्टर रवि, नमस्कार। जी जी, नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम लोग अपने दर्शकों से आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये हम चाहते हैं आपके माध्यम से जानकारी कि मोटापा वास्तव में है क्या। क्या ओवरवेट और मोटापा में कोई अंतर है, या हर तरह का जो ओवरवेट है वो मोटापा है? क्या इसका कोई पैरामीटर है, कोई मानक है जिससे हम इस चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं मोटापे में और ओवरवेट में? जी जी जी, धन्यवाद। आपने हमें आमंत्रित किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मोटापा, जो आम भाषा में मोटापा ओवरवेट काफी लोग एक ही समझते हैं। और पहली बात, वो एक ही नहीं होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अगर वेट देखने में नॉर्मल लगता है, नॉर्मल से एबनॉर्मल लगता है, यानी कि उनका एब्डोमेन टमी थोड़ा सा ज्यादा निकला हो, या फिर बॉडी की भार देखने में लगे कि ज्यादा है, तो लोग उसे ओबेसिटी या मोटापा या फिर ओवरवेट एक ही समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है और एबनॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल बॉडी को मास पर निकालने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसे बीएमआई बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे बॉडी का बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। इसको कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो कि हर कोई निकाल सकता है। इसमें हमारा जितना वेट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं अपने हाइट के स्क्वायर से। तो ये नॉर्मली किसी का भी वेट ऑन इंडिया में अगर हम बात करें तो एवरेज जो हाइट होती है वो 5 या 5.5, 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 5 इंच नॉर्मल होता है।
तो उसको अगर हम उसके हाइट से वेट को अगर हम हाइट के स्क्वायर करके निकालेंगे तो निकल जाएगा। और इसकी वैल्यू जो होती है नॉर्मल इंसान के लिए जो आती है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए आती है, वो 18 से लेके 25 के बीच में आती है। आप सब लोग अपना कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डाटा 25 से 30 के बीच में जाता है तो इसको हम ओवरवेट कहते हैं। सपोज करिए अगर इसमें आपकी हाइट हाइट है हाइट को किस यूनिट में रखना होता है, सेंटीमीटर में या किस यूनिट में रखना होता है हाइट को? वेट को आप केजी में अगर ले रहे हैं तो हाइट को आप मीटर में ले सकते हैं। वन जैसे अगर आपका 180 सेंटीमीटर तो वन, आपका माइक म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही। आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका डाटा जो आएगा वो 18 से लेकर 25 के बीच में नॉर्मल आएगा। अगर आपका डाटा 25 से ज्यादा आ रहा है, सबको 26 आ रहा है, 27 आ रहा है, तो इसको ओवरवेट माना गया है। और अगर ये 30 से ज्यादा है तो इसको ओबेस माना गया, यानी ओबिसिटी माना गया है। लेकिन ये 100% डाटा सही नहीं है, क्योंकि बीएमआई केवल बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करता है और आपके प्रॉपर बॉडी का एक हेल्दी स्ट्रक्चर कैलकुलेट नहीं करता है। इसको हम बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि किसी का बीएमआई अप्रोक्सीमेटली 18 से 25 के बीच का जो नॉर्मल डाटा है उसमें लाई कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि वो हेल्दी है। और अगर किसी का 25 से 30 जा रहा है, ओवरवेट आ रहा है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो एबनॉर्मल है। क्योंकि इसमें हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बॉडी का सिर्फ मास नहीं कैलकुलेट करना है, बल्कि बॉडी का स्ट्रक्चर यानी कंपोजिशन क्या रहा है वो देखना पड़ेगा। कंपोजिशन हमको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन कितना है और वाटर इनटेक कितना है। सपोज करिए एक आदमी है जिसका प्रोटीन डाइट जो है वो थोड़ा सा है, हल्का सा है, और उसके अंदर फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है। और दूसरा व्यक्ति है जिसके अंदर फैट की मात्रा इतनी सी है लेकिन प्रोटीन की मात्रा इतनी है, और दोनों का वेट इक्वल आ रहा है। तो दोनों का बीएमआई भी लगभग अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं कि नॉर्मल आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कंपोजिशन ऑफ बॉडी, तो एक में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है और दूसरे में फैट की मात्रा ज्यादा है। तो ये बिल्कुल सही तथ्य नहीं है कि बीएमआई के माध्यम से हम बता सकते हैं कि कौन हेल्दी बॉडी है कौन नहीं। तो इसलिए ओबेसिटी और आपको ओबेसिटी में और ओवरवेट में समझना पड़ेगा कि बीएमआई कैलकुलेट पे बात नहीं करेंगे। हमारा एक डाटा होता है जिसमें फाइबर्स की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, कार्ब्स की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। उसके बेस पे हम बता पाएंगे कि आपकी ओबेसिटी किसी है। जैसे मैं एक एग्जांपल के समझाना चाहूंगा। सपोज करिए सर आपका वेट 80 केजी है और आपकी हाइट 5 फीट की है, और मेरा वेट भी आपके अप्रोक्सीमेटली 70-75 केजी है और मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है। तो बीएमआई अगर निकालूंगा, हो सकता है डाटा वाइज बीएमआई आपका कैलकुलेट करने पे आपका आ रहा है 26 या 27 आ रहा है। इसका मतलब कि आप तो क्या कहते हैं, ओवरवेट में आ गए हैं। और मेरा 30+ आ रहा है, तो मैं तो ओबेसिटी में आ गया हूं। लेकिन ये ट्रू नहीं है। हो सकता है कि मेरे अंदर मास, जो मसल्स मास है वो ज्यादा है, प्रोटीन की मात्रा मेरे अंदर ज्यादा है, और आपके अंदर हो सकता है प्रोटीन की मात्रा कम है लेकिन फैट की मात्रा ज्यादा है। तो एक हेल्दी स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ बॉडी मास इंडेक्स देखना सही नहीं होता है, उसके साथ साथ हमको कंपोजिशन ऑफ बॉडी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तभी हम समझ पाएंगे कि प्रॉपर बॉडी ओबेसिटी क्या है और प्रॉपर ओवरवेट क्या है। जी जी, जी। थैंक यू। तो ये जो बीएमआई एक मतलब मोटे मोटे तौर पे आपकी बात से ये निकल के आया कि बीएमआई के साथ बहुत सारी बातें तो हमें देखनी ही है, मोटापा है कि नहीं है इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन क्या जी बीएमआई का जो पैरामीटर, जैसा कि अभी आपने बताया कि अगर 30+ किसी की बीएमआई होती है तो उसको हम लोग ये मानते हैं कि वो मोटापे का शिकार हो चुका है। तो क्या ये जी। जी चीज हर जियोग्राफिकल रीजन के लिए एक ही है कि इंडियन लोगों के लिए कुछ और है? कोई यूएस का है या यूरोपियन कंट्री में ये थोड़ा सा वैरी करता है कि लगभग ये सबके लिए एक नहीं जैसा नहीं है? नहीं, ये सबके लिए एक जैसा होता है, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज की या यूरोपियन कंट्रीज की, तो वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन लोगों की हाइट भी ज्यादा होती है, और उन लोगों का हाइट ज्यादा होने के साथ साथ वे ऑफ ईटिंग भी डिफरेंट होता है। इन्वायरमेंटल भी डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट कैसा है, जीन कैसे हैं। तो ये वेरी करता है। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई हर जगह रहेगा, और इससे जो डाटा निकल के आएगा वो भी सबका यही रहेगा, ये रेशो नहीं बदलेगा कहीं पर भी। सपोज अगर मैं बात करता हूँ एक मशहूर जो कि एक्टर रहे हैं और रेसलर रहे हैं, जिसे हम बात करते हैं डैन जॉन्स की बात करते हैं, जिसे द रॉक्स भी बोलते हैं। तो उनकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 6.5 है, यानी कि 6 साढ़े 6 फीट की हाइट है उनकी। और बीएमआई उनका कैलकुलेट करने पे 31 पॉइंट समथिंग आता है। इसका मतलब तो वो ओबेस हो गए, इसका मतलब तो ओबेसिटी की शिकार है वो। लेकिन वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी का अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो उनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, उनके फाइबर्स, उनके मसल्स के वेट बहुत अच्छा है फाइबर्स, तो वो एक हेल्दी बॉडी में काउंट होता है। वही जी अगर हम इंडियन में किसी नॉर्मल इंडियन की हम बात करेंगे, तो हो सकता है कि यही डाटा, सेम डाटा, और यहाँ पर हम कह देंगे कि ओबेसिटी का शिकार है।
तो ओबेसिटी को चेक करने के लिए हमको देखना पड़ेगा उनके बॉडी में फैट कितना है और प्रोटीन कितना है। हमको ये मसल्स प्रोटीन को अगर हम लेके चलेंगे तो हम ओबेस नहीं कह सकते, लेकिन अगर फैट की मात्रा ज्यादा तभी हम ओबेस कह सकते हैं। जी। जी जी डॉक्टर साहब, अभी आपसे हम लोग और भी चर्चा करेंगे मोटापे के और भी जो तकनीकी पक्ष हैं मेडिकल की भाषा में, और जो उसकी गहराइयाँ उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग साथ कुशाग्र हैं, और हमने पहले ही बताया था कि कुशाग्र पहले ओवरवेट थे, लेकिन इन्होंने अपना वेट आज के समय में अच्छा खासा मैनेज कर लिया है। और अभी देखने में भी पूरा कोई इनको ये नहीं कह सकता है कि कभी ये किस तरह का दिखते थे। तो कुशाग्र से अब हम लोग ये जानते हैं कि कुशाग्र आपका, जब आप ओवरवेट थे या ये कह लीजिए कि जब आप मोटापे के शिकार थे, उस समय आप कैसा महसूस करते थे, क्या किन किन समस्याओं से आप जूझते थे? और आज जब आपने अपना वेट मैनेज कर लिया इतना शानदार तरीके से, तो आज क्या परिवर्तन आ गया है? आज आप क्या महसूस करते हैं? जी, संवाद के दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार। जी मैं 2015 में आपके साथ ही बैच में था, चेन्नई में, आईआईटी मद्रास में। और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कब मैं ओवरवेट हो गया था, क्योंकि उसके पहले जब मैं चेन्नई नहीं गया था, जब मैं बीएचयू में था, पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय मेरा वेट एकदम नॉर्मल था, सब कुछ फिट था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। 2015 में चेन्नई जाता हूँ, वहां पर ऐसा एनवायरनमेंट है या क्या होता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि मैं उस मेडिकल की लाइन में, मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं। लेकिन होता यह है कि एक साल या लगभग 6 महीने के ही अंदर मैं कहूँगा मैं ओवरवेट हो जाता हूँ। मेरा वेट अचानक से 90 केजी तक पहुंच जाता है। सॉरी। तो जैसा बताया डॉक्टर रवि ने कि बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जो होना चाहिए, 25 से 18 के बीच में होना चाहिए, 18 से 25 के बीच में एक नॉर्मल वेट पर्सन के लिए। जी तो मेरा बीएमआई, उसके जो बीएमआई के हिसाब से जो मेरा, जितनी मेरी हाइट है उसके हिसाब से जो मेरा वेट होना चाहिए था, बॉडी मास इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए, वो मेरा 72-74 होना चाहिए था। जी लेकिन मुझे याद है मेरा वेट 92 केजी हो चुका था उस समय तक। और इतनी खराब स्थिति हो गई थी कि मैं अगर एक फ्लोर पे चढ़ जाता था जीने का सहारा लेकर के, लिफ्ट अगर नहीं है और मुझे जीने से चढ़ना पड़ रहा है, तो एक फ्लोर चढ़ने के बाद स्टेयर से मैं हाफने लग जाता था। इतनी प्रॉब्लम होती थी। सर चकराता था मेरा कभी कभी तो ज्यादा मतलब बहुत चलने पर। जल्दी आप थक नींद जाते बहुत थे? ज्यादा, बहुत ज्यादा, और नींद बहुत ज्यादा आने लगी थी। मुझे लग रहा मैं उस समय 10 से 11 घंटे सो रहा था। और क्लास में बैठे बैठे मुझे नींद आने लग जाती थी, बिल्कुल भी कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं हो पा रही थी। और लगभग अगले एक साल तक, 2015 की जुलाई से और अगस्त से जब सेशन स्टार्ट हुआ था, तब से लेके 2016 के मिड तक, जून जुलाई तक, मैं बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान था। इवन हालत ये हो गई थी कि मैं एकदम, पढ़ाई वढ़ाई मेरी बंद हो चुकी थी, और सिर्फ और सिर्फ सोना खाना, बस ऐसा लग रहा था यही रूटीन मेरा बन चुका था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने फेस करी उस दौरान, एक साल में। उसके नेक्स्ट ईयर जब मुझे जून का जब मिड था ये, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना वेट लॉस करना है। उसके बाद मैंने वेट लॉस पे काम किया, लगभग 4 से 5 महीने में मैंने 92 से मैं आ गया था 75-76 पे। तो ये मेरी जर्नी थी उस बीच की। जी जी। जी। तो डॉक्टर, अभी कई लोग ऐसा बोलते हैं मोटापे के बारे में कि मोटापा का आनुवांशिकता, ये कोई इसका जेनेटिक एंगल से इसको रिलेट करते हैं कि मोटापा जेनेटिक होता है। तो क्या आपका क्या मानना है, या मेडिकल साइंस इसको क्या मानता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि मोटापा जेनेटिक होता है या नहीं होता है, या कुछ उससे कुछ इस तरह का कोई संबंध है मोटापे का? जी 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 बिल्कुल। जी, जेनेटिक तौर पे हम लोग बात करते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं तो वो मदर एंड फादर होते हैं। तो जो जीन का कंपोजिशन होता है वो 50% मदर से आता है और 50% फादर से आता है। तो उसमें अगर फादर या मदर में से कोई ओबेस है या फिर बोथ ऑफ दिस ओबेस हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें से 50% जीन ही ट्रांसफर होगा ऑफ स्प्रिंग्स में या न्यू बॉर्न बेबीज में। तो होता क्या है कि जो जीन आते हैं फादर से, जो कि उनके ओबेस थे, बहुत हेल्दी, बहुत मोटे थे, यानी कि बहुत ज्यादा मोटापा था उनको, और वो जीन जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में ऑटोसोमल डोमिनेंस जीन, तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंस जीन कुल मिलाजुला के एक मेडिकल टर्म, आम भाषा में इसको समझ सकते हैं एबनॉर्मल जीन। ये एबनॉर्मल जीन अगर बच्चे में आ जाता है तो ये वही एबनॉर्मलिटीज करता है जो फादर या मदर जो हेल्दी ओबेस थे वही वाले फंक्शन करेगा। फंक्शन ये करेगा कि अगर आप थोड़ा सा भी खाएंगे तो आपके बॉडी का वेट बढ़ाएगा। इसको हम बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक नॉर्मल आदमी एक रोटी खाता है जिससे 100 कैलोरी उसको मिलती है,
तो उसमें से वो 20 या 25 कैलोरी एब्जॉर्ब करेगा, बाकी का वो फ्लश आउट कर देता है बॉडी से, क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है, मेटाबॉलिज्म ऐसा बना हुआ है जिससे वो हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा ऑटोसोमल डोमिनेंस जीन आ रहा है फादर से या मम्मी से उसके बॉडी में, तो ये उसको बर्न नहीं करने देगा। अगर वो 100% कैलोरी लिया है तो 100% उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि जो लोग मोटे होते हैं वो थोड़ा सा ही खाना खाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में वेट ज्यादा होता है। या फिर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत कम खाना खाने से भी उनका मोटापा ज्यादा बढ़ जाता है ना। जी जी तो जी। ये इसका एक रीजन होता है। और दूसरा आपने ये भी देखा होगा, काफी ज्यादा खाना खाने वाले लोग ज्यादा वेट नहीं करते, नॉर्मल होते हैं या थीन होते हैं, बहुत पतले होते हैं। उसका रीजन यही होता है कि जब वो खाना बहुत ज्यादा खाते हैं तो उसमें इंटेक उतना ही कर पाते हैं जितना उनके बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उनका बॉडी मेटाबॉलिज्म, उनके बॉडी के एंजाइम्स उतना ही कंज्यूम करते हैं, बाकी फ्लश आउट हो जाता है ना। तो ये सारे पैरामीटर, वैसे हम बहुत डीप में जाएंगे तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं लीवर्स के अंदर, जैसे एसजीओटी, एसजीपीटी, इनकी फंक्शनिंग अच्छी है कि नहीं, फूड को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो आपने क्वेश्चन किया था अनुवांशिकता का, यस इट इज ट्रू, लेकिन 100% नहीं है। अगर वो ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन आएगा तो डोमिनेट करेगा। अगर वो जीन नहीं आ रहा है, सपोज दो तीन भाई बहन है, तीन में से हो सकता है किसी एक के अंदर ही पेरेंट्स के आए और दो बच्चे पतले हो जाए, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि एक एक भाई बहुत हेल्दी हो जाए और दो पतले। तो ये कुल डिपेंड करेगा कि वो जीन आया है कि नहीं आया। 50% चांस होते हैं, 50% चांस नहीं होते। जी जी धन्यवाद। मतलब आपका ये मानना है कि मोटापा जो हर एक मोटापा होता है उसका जेनेटिक एंगल नहीं होता है। अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों को जो मोटापा से जो ग्रसित लोग हैं उनकी अलग अलग जी उसका ओरिजिन होता है, अलग अलग उसके कारण होते हैं। जी 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 जी, कुछ। कारण बिल्कुल अलग हो सकते हैं, ओवर ईटिंग कारण हो सकता है उसमें से, जी जी। बिल्कुल। कुशाग्र, ये बताइए कि आपने अपना वेट तो मैनेज कर लिया बहुत ही अच्छे से, मैं खुद इसका साक्षी हूँ कि पहले आपका वेट कैसा था और आप कैसे दिखते थे। लेकिन आज आपने बहुत ही शानदार तरीके से, मैंने पहले भी बोला कि आपने वेट को अपने मैनेज किया है। तो आपने अपने वेट को मैनेज करने के लिए क्या क्या तरीका अपनाया है? किस तरह के साइंटिफिक जो वे हैं वेट को मैनेज करने का, उसको कैसे आपने फॉलो किया और कैसे इसको मैनेज किया, ये हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से हम लोगों के दर्शकों को पता चले। जी जी जी, बिल्कुल। तो मैं 2016 में जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी वेट रिड्यूस करने की अपनी, जून या जुलाई का महीना था, गर्मी का मौसम था, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता था नहीं इस बारे में। तो मैंने कुछ ऐसे ही रैंडम यूट्यूब पे कुछ सर्च मारे, गूगल पे सर्च मारे इसको लेकर के। तो मुझे एक बेसिक सी बात समझ में आई कि हम मुझे मतलब शुगर एक तो बंद करनी है, शुगर बेस्ड चीज़ें खानी बंद करनी है। और दूसरा कैलोरीज कम से कम लेनी है। और कार्ब्स, जिन खानों में कार्ब्स ज़्यादा है उनको मुझे कम से कम लेना है। तो मैंने उस समय जो रूटीन मैंने अपनाया था वो ये था कि मैंने जो जब मैं चाय वाय पीता था तो वहां पे मैं चीनी नहीं लेता था, चीनी मैंने लेनी बंद कर दी थी। उसके बाद मैंने चावल खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। और खाते समय, खाने के समय मैं पहले जितना हो सकता था, जितना पॉसिबल हो सकता था उतना मैं सैलड्स खाता था। चुकंदर है, गाजर है, जो भी सैलड्स अवेलेबल होती थी मेस में हमारे यहाँ खाने में, मैं पेट भर के जितना खा पाता था उतना खाता था। उसके बाद एक रोटी या कभी कभार दो रोटी खाता था मैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाता था मैं। कई कई रात में बिना खाए भी, या बहुत, एक रोटी खा के भी मैं सोया हूँ बिना, मुझे भूख लगी रहती थी कि हाँ मुझे भूख लग रही, फील होता था कि मुझे पेट मेरा नहीं भरा, लेकिन मैं फिर भी सोया हूँ क्योंकि मुझे वेट अपना रिड्यूस करना था। इसमें जो सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि मैक्सिमम लोगों के अंदर एक ये मिथ होता है कि अगर उनका वेट ज्यादा हो गया है तो वो एक्सरसाइज करेंगे, जिम ज्वाइन कर लेंगे और उससे उनका वेट रिड्यूस हो जाएगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये चीज पाई कि मैंने वेट कम करने के दौरान एक्सरसाइज नहीं की, और मुझे नहीं लगता है कि एक्सरसाइज, सिर्फ एक्सरसाइज करने से कुछ फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि स्टार्ट जब मैंने किया था तो मैंने पहले एक्सरसाइज से ही स्टार्ट किया था, और मैंने रनिंग करनी चालू करी सुबह सुबह उठ करके, क्योंकि मेरा वेट 92 kg समथिंग जैसा मैंने बताया था। तो हुआ प्रॉब्लम, उससे क्या हुई कि मैं, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा बहुत जल्दी। मैं वेट करता, 4-5 दिन रुक जाता कि नहीं दौड़ने जाऊंगा ताकि मेरा पैर दर्द सही हो जाए। हफ्ते दिन में, 10 दिन में सही हुआ भी। फिर मैं दोबारा दौड़ना चालू किया, फिर से पेन मेरा चालू हो गया पैरों में। तो मैंने ये चीज फील करी कि जब तक मेरा वेट ज्यादा है, बॉडी वेट मेरा ज्यादा है, तब तक मैं रनिंग करूंगा तो मेरे पैर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उनके पेन होना चालू हो जाएगा। तो मैंने पहले वेट रिड्यूस किया, जब मैं 80 बिलो आ गया, 76-77 पे, तब मैंने रनिंग स्टार्ट करी। तो उससे मुझे थोड़ा सा बेनिफिट और ज्यादा तेज दिखना शुरू हुआ। तो कंक्लूजन में ये बताऊंगा लोगों को कि
वेट रिड्यूस करना है अगर आपको, तो पहले आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करें। 90% डाइट है आपकी, मेरा मेरा ऐसा मानना है, और 10% ही आपकी एक्सरसाइज है। आप एक बैलेंस पे आ जाएंगे वेट को लेकर के, तभी आपकी बॉडी एक्सरसाइज के लिए फिट होगी, तभी आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसका आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो लेस शुगर, जीरो शुगर, लेस कार्ब्स, एंड ईट लेस, तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे वेट रिडक्शन में, वेट रिड्यूस करने में। जी जी। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई कि कई बार लोग जो वेट लॉस को लेकर के चिंतित होते हैं, वो ये समझ नहीं पाते हैं कि वेट लॉस में आपके अनुभव ने, जो आप अपना अनुभव जो हम लोगों के साथ और हमारे दर्शकों के साथ जो आपने साझा किया, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है आपके अनुसार, वो है कि कैलोरी हमें कम करना होगा। जब तक हम कैलोरी को कम नहीं करते हैं, तो वेट लॉस करना बहुत ही एक तरीके से इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ हो जाएगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप कितना दौड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जी और जी जो लोग भी वेट लॉस को शायद ले करके चिंतित हैं कि कैसे वेट लॉस करें और क्या करें, तो उनको ये समझना जरूरी है कि कैलोरी काउंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको अपना कैलोरी काउंट करना पड़ेगा प्रतिदिन का, कि वो रिक्वायर्ड कैलोरी का कितना वो इंटेक कर रहे हैं, उनका प्रेजेंट वेट क्या है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा कुशाग्र, जी। अभी तो एक डॉक्टर बात आर के इसमें, सिंह जी 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 बताइए। जी एक पॉइंट बस मैं छोटा सा मेंशन कर दूं कि शुगर वाली जो मैंने बात करी, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है शुगर बंद करना, क्योंकि शुगर, ऐसी साइंटिफिक स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि शुगर कंज्यूम करने से जी हमारी एपेटाइट बढ़ती है, हमारी भूख बढ़ती है। जी जी। तो हम शुगर, क्योंकि हमें रोकना बहुत जरूरी है जिनको भी वेट रिड्यूस करना है। तो हम्म, इसलिए मतलब शुगर बंद करने पर आपके साथ क्या हो, डबल फायदा होगा। एक तो शुगर आपका वेट ऑटो मतलब वैसे भी बढ़ाएगा शुगर आपका वेट, और दूसरा शुगर आपकी एपेटाइट को भी बढ़ा देगा। तो आप शुगर खाएंगे तो शुगर की वजह से आपका वेट बढ़ने ही वाला है, प्लस आप शुगर खाएंगे तो आपकी भूख भी बढ़ने वाली है। तो जी आपको डबल नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसलिए शुगर बेस्ड जितनी भी चीजें हैं, जैसे चाय में चीनी पी रहे हैं आप, आइसक्रीम खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एक दिन में ना छोड़ पाए, लेकिन कोशिश करें कि धीरे 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 आप 4 दिन में, 5 दिन में एक बार आइसक्रीम खाएं, फिर उसके बाद 10 दिन में उसको इंटरवल को बढ़ा के ले जाएं, फिर एक महीने बढ़ा के ले जाएं, धीरे धीरे आप उसको रिड्यूस करें। शुगर छोड़ना मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी डाइट को, आप जितना खाना खा रहे हो उसको आप आधा करो पहले, फिर महीने 2 महीने तक आधा खाना खाओ आप जितना खा सकते हो, उसके बाद फिर और कोशिश करो कम करने की, जब तक आपका वेट एक पर्टिकुलर एक अमाउंट मतलब कैटेगरी में नहीं आ जाता बीएमआई के अकॉर्डिंग, तब तक आपको ऐसा करना है। जी जी कुशाग्र, एक चीज़ और है, चूंकि वैसे तो तमाम लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, ओवरवेट से, मोटापा जैसी समस्याओं से। हम लोगों ने तो सारी लगभग बातें की, डॉक्टर आर के सिंह ने भी बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई मोटापे के बारे में। उसका जो मेडिकल की भाषा में बहुत सारी चीज़ें आसान भाषा में उसको कन्वर्ट करके एक्सप्लेन करने का उन्होंने प्रयास किया हम लोगों के दर्शकों को, और तमाम बातें बताई। लेकिन जो इसका सबसे एक और मेडिकल के साथ साथ एक और एक सामाजिक और एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है मोटापा का। हम लोग प्रायः देखते हैं कि जो भी व्यक्ति मोटापे से परेशान होता है, वो एक तरह की हीन भावना से कहीं ना कहीं वो ग्रसित हो जाता है। वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये हीन भावना मैंने दोनों में देखा है, कि अगर कोई लड़का है वो भी अगर मोटापे से ग्रसित है, तो वो भी अपने लुक को लेकर, अपने जो दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे वो मोटा है तो, या कोई लड़की है वो भी अगर मोटी हो गई या ओवरवेट हो गई, तो वो भी इन सब चीज़ों को लेकर एक कहीं ना कहीं हीन भावना से वो ग्रसित होती है। तो क्या ये हीन भावना जी आपके अंदर भी आई थी, और या नहीं आई थी? क्या, कैसा आप इस, ये जो सामाजिक एक नजरिया है मोटापे को लेकर के, उस वो उसमें आपका क्या एक अनुभव रहा, आपका अनुभव? और इस पे अगर आप कुछ प्रकाश डाल सकें हम लोगों के दर्शकों के लिए। और अगर ऐसा मान लीजिए जी कि जी हीन भावना हीन, अगर किसी के अंदर आती है, तो उससे क्या ये आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, या इसको कैसे मैनेज करें अपने वेट के साथ साथ, कुशाग्र? जी। तो देखिए, हीन भावना तो बिल्कुल मेरे अंदर भी आई थी, इसमें कोई डाउट की मैं बात नहीं करूंगा।
सबसे पहली बात तो आप जो भी काम कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो या किसी जॉब में हो, आपका मोटापा आपकी एफिशिएंसी को घटा देता है। आप उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे जितने अच्छे से आप पढ़ सकते हो। आप उतने अच्छे से जो भी आप जॉब में हो वो जॉब नहीं कर पाओगे। आपकी एफिशिएंसी में 100% कमी आती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात क्या होती है कि जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले पतले होते हैं। एक समय था, जैसे जब जैसा मैंने बताया, मैं आने से पहले चेन्नई मैं पतला था, ठीक था, फिट था। उसके बाद अचानक से मेरा वेट बढ़ा। जाहिर सी बात है, मेरे जितने कपड़े थे वो मुझे टाइट होने लगे। मेरी जीन्स का साइज 32 था, तो वो 34 36 पे चला गया धीरे धीरे। मेरे शर्ट के टाइट पड़ने लग गई। मतलब जितनी चीजें कपड़े मैं पहन रहा हूँ सब कुछ टाइट पड़ने लग जा रहा है। उसके बाद एक वीकनेस क्या, मेरी बेसिकली एक टायर्डनेस सी रहती थी बॉडी में हमेशा, थकान थकान सी। आप दूसरे लोग को देख रहे हैं कि वो घूमने जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर टायर्डनेस सी अंदर आ रही है। दूसरी बात आ जाती है कि आपका लुक, जाहिर सी बात है, लुक आपका खराब हो ही जाता है। आपका चेहरा पूरा अजीब सा लगने लग जाता है। आप एजेड लगने लग जाते हो, आप अपनी एज से ज्यादा एज के लगने लग जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो आपको लोग एक, जब आप कहीं पब्लिक में जाते हो तो जिस तरह से लोग आपको वेलकम करते हैं या अटेंशन देते हैं, किसी आप शॉप पे गए, किसी आप अपने दोस्त से मिलते हो या किसी भी एक नए व्यक्ति से भी मिलते हो, तो जिस तरह की आपको अटेंशन मिलती थी आपके नॉर्मल होने पर, वैसी अटेंशन मुझे फील ऐसा तो जरूर हुआ था कि मुझे वो अटेंशन फिर नहीं मिल रही थी। आप क्लास में हो, पढ़ाई कर रहे हो या जहां पर भी हो, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो आपका दिमाग भी एक्टिव नहीं रहता उस तरीके से, आप उस तरह से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाते हो चीजों को। तो एक हीन भावना आनी शुरू हो जाती है। फिर आप जब अपने आप को शीशे में देखते हो, आप 3 साल 4 साल पहले जब आप नॉर्मल थे, फिट थे, तब आप कैसे दिखाई दिखाई पड़ते थे, और अब आप कैसे दिखाई पड़ रहे हो, इसका प्रभाव बिल्कुल आपके अंदर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आपका कॉन्फिडेंस गिरना शुरू हो जाता है। आप रोड पर निकलते हो तो एक समय था जब आपको लोग कैसे अटेंशन देते थे, और आप अब आपको कैसी अटेंशन मिल रही है। आपकी फोटोज खराब आ रही हैं, आपकी सेल्फी खराब आ रही है। मैं अब यहाँ पे मैं इस बात का जिक्र करूंगा कि अभी आप मुझसे अगर आप कोई मेरी पिक मांगो 2015 से लेके 2000, जो पीरियड था उस बीच का, शायद ही मेरे पास एक भी पिक होगी मेरी, क्योंकि मुझे पिक लेना मैंने बंद कर दिया। मुझे इतना खराब लगने लग गई अपनी पिक लेना। मैं कहीं पर भी कोई सेल्फी ले रहा है, कोई कहता था आओ वहां से सेल्फी ले लूं, तो मैं भागता था, नहीं नहीं मुझे मुझे नहीं लेनी, क्योंकि इतनी गंदी फोटो आती थी, देख करके मुझे इतना बुरा लगता था अंदर से कि मैं फोटो लेना मैंने बंद कर दिया खुद से भी, और कोई और लेता था मेरी फोटो तो मैं नहीं उसके इन्वॉल्व होता था उसके साथ में। तो इन सब चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ज्यादा एक दुखद होता है, अंदर से बहुत ज्यादा एक बेचैनी सी होती है कि मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं अभी तक कर पा रहा था। तो बिल्कुल होती है हीन भावना, और इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप अपना वेट रिड्यूस करें। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपकी अपने टेस्ट पे थोड़ा सा लगाम लगानी पड़ेगी। तो तभी संभव है कि आप एक नॉर्मल जैसे आप थे वैसे आप हो पाएंगे, और उसके बाद ही आपका एक बेहतरीन, आप अपने आप को बेहतरीन बना पाएंगे। जी। जी। जी, ये तो है कि बिल्कुल ये मैंने भी देखा है बहुत सारे लोगों में कि ओवरवेट के शिकार होते हैं, तो ओवरवेट की वजह से या मोटापे की वजह से कहीं ना कहीं एक हीन भावना उनके अंदर आती है। वो बहुत बचते हैं थोड़ा सा किसी पार्टी में जाने से भी। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बचते हैं या तरह तरह जी। के उपाय करते हैं। कपड़े को कलर सिलेक्शन को लेकर के सोचते हैं कि क्या किस कलर का कपड़ा बिल्कुल पहनूं बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा कम, मेरा पेट निकला हुआ दिखेगा या कम मोटा मैं दिखूंगा। हाँ, तो लेकिन फिर कपड़े भी आप अच्छे नहीं भी। लगते ना आपके ऊपर। जी। जी। तो इन समस्याओं के साथ फिर भी यही है कि हम लोगों की तरफ से एक संदेश हमारे दर्शकों को कि अगर कोई मोटापे से ग्रसित है तो उसको बहुत ज़्यादा अपने अंदर हीन भावना लाने की ज़रूरत नहीं है। रादर कि वो अपने इस मोटापे को कंट्रोल करने के लिए जो साइंटिफिक वे है, कैलोरी कट या जो रिक्वायर्ड जो एक्सरसाइज हैं, या अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया बहुत सारी चीज़ें, आपने भी बताया कुशाग्र कि कैसे मोटापा कम किया जा सकता है। तो इन सब उपायों का प्रयोग करके हम मोटापे को कम करके और वो जो हीन भावना वाली जो चीज़ है उससे हम बच सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ कुशाग्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना महत्वपूर्ण जी। जी। बिंदु पे टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चर्चा हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ओवरवेट के शिकार हैं। तो एक बार फिर धन्यवाद कुशाग्र आपको। और हम लोग फिर से मिलेंगे संवाद में एक नए विषय पे चर्चा को लेकर के।
और वो चर्चा हमारे दर्शकों के लिए होगी, उनके ज्ञानवर्धन के लिए होगी, उनके फायदे के लिए होगी। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया और नमस्कार। जी। नमस्कार।